नमस्कार। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ते हैं ये क्लास 12 का जो यूनिट 12 है, यानी कि 12वां जो अध्याय है वो कहता है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अर्थात एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये यूनिट के हिसाब से ये 12वां यूनिट है, और लेकिन ये वॉल्यूम 2 का ये तीसरा चैप्टर हुआ जो केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो सेकेंड किताब है। तो उसमें कहता है यहाँ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जैसा कि ये नाम से ही, टाइटल से ही क्लियर है कि इसमें हमें एल्डिहाइड के बारे में पढ़ना है, कीटोन के बारे में पढ़ना है और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ना है। तो एक प्रश्न यहाँ ये भी उठता है कि आखिर इस तीनों चीज़ को यहाँ कैसे एक साथ दिया गया है। चूँकि एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़े हैं, कीटोन का और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो उस तीनों में कार्बोनिल ग्रुप होता है, जो कार्बोनिल ग्रुप तीनों में कॉमन होता है। और कार्बोनिल ग्रुप का जो भी रिएक्शन होता है इस तीनों में होता है, इसलिए इसको तीनों को एक साथ पढ़ने में सहूलियत होता है। तो यहाँ हम लिखते हैं एल्डिहाइड, इसका ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। फिर यहाँ जो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है वो ये होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड है ये इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो ग्रुप है ये कार्बोनिल ग्रुप कहलाता है, ये इसमें भी शामिल है, ये इसमें भी शामिल है, और ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसमें भी शामिल है। इस तीनों में ये कार्बोनिल ग्रुप शामिल है। इस कार्बोनिल ग्रुप की उपस्थिति के कारण ही जो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कुछ अधिकांश रिएक्शन होता है, या कुछ रिएक्शन कहे या अधिकांश रिएक्शन कहे, वो तीनों में लगभग सेम हो जाता है। यहाँ तक कि इसकी बनाने की विधि भी सेम है, प्रॉपर्टी भी सेम है कुछ हद तक। इसलिए यहाँ तीनों को सुविधा के लिए एक ही चैप्टर में यहाँ रखा गया है, जिसका नाम दे दिया गया है एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अर्थात इसमें तीनों के बारे में पढ़ना है। तो तीनों के बारे में हमें क्या पढ़ना है? पहले एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण कैसे करते हैं, चाहे वो सिंपल कंपाउंड हो या फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हो। फिर एल्डिहाइड बनाने की विधि क्या है, कीटोन बनाने की विधि क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की विधि क्या है, इसे कैसे हम तैयार करते हैं, इसके कौन कौन से रिएक्शन के द्वारा इसे बनाया जा सकता है। फिर एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का रासायनिक गुण क्या है, भौतिक गुण क्या है, फिर उपयोग क्या है, ये सारा चीज़ जानने के बाद ये चैप्टर फिर खत्म हो जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि एल्डिहाइड में भी यहाँ कार्बोनिल ग्रुप है, कीटोन में भी यहाँ कार्बोनिल ग्रुप है, और यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बोनिल ग्रुप है। ये जो ग्रुप है इसको कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है, जो यहाँ तीनों में शामिल है। और कार्बोनिल ग्रुप का जो भी रिएक्शन होता है वो एल्डिहाइड में भी होगा, कीटोन में भी होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होगा, इसलिए इसको तीनों को एक साथ रखा गया है। तो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये जो कंपाउंड का जो क्लास है, ये कंपाउंड प्रायः पौधों में और फिर जंतुओं में पाया जाता है बड़े पैमाने पर, जिसके कारण उसमें फ्लेवर आ जाता है, सुगंध आ जाता है, स्वाद आ जाता है। वो एल्डिहाइड के कारण ही होता है, कीटोन के कारण ही होता है, किसी पेड़ पौधे या फिर जीव जंतु में किसी भी रूप में वो। तो वो सभी जीवधारुओं में ये विशेष करके पाया जाता है। बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस इस लिहाज से इसका अधिक है। तो अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि एल्डिहाइड का नामकरण कैसे किया जाता है, फिर एल्डिहाइड के बनाने की विधि क्या है। तो यहाँ इसके बाद पहला टॉपिक हो जाता है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। यानी एल्डिहाइड्स का नामकरण। तो इसके लिए हम यहाँ एक कॉलम बनाते हैं जिसमें हर एक नाम इसमें यहाँ क्लियर हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं क्लास, यहाँ लिखते हैं इसका फंक्शनल ग्रुप, यहाँ लिखते हैं इसका जनरल फॉर्मूला, जैसा कि हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं अलग अलग फंक्शनल ग्रुप का। यहाँ हो जाता है आपको एग्जाम्पल, और यहाँ हो जाता है ये कॉलम कॉमन नेम का, और ये कॉलम हो जाता है आपको IUPAC नेम का,
और ये कॉलम हो जाता है इसका स्ट्रक्चर का, यानी कि रचना या संरचना सूत्र इसको हम कह सकते हैं। ये क्लास नेम हुआ। जिस तरह से एल्डिहाइड एक अलग क्लास है, कीटोन एक अलग क्लास है, तो इस क्लास नेम में हम लिखेंगे एल्डिहाइड। Fg का मतलब है यहाँ फंक्शनल ग्रुप, यहाँ Gf का मतलब हुआ जनरल फॉर्मूला यानी कि सामान्य सूत्र, यहाँ हो गया एग्जाम्पल, ये कॉमन नेम हो गया सामान्य नाम, ये IUPAC नेम हो गया, और यहाँ पर स्ट्रक्चर खींचेंगे। तो यहाँ क्लास नेम इसका हो गया एल्डिहाइड, तो यहाँ हम लिख देंगे इसका IUPAC नेम होता है एल्केनल, एल इसमें लगेगा। इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया बॉन्ड CHO, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और करके। इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ RCHO। अब यहाँ एग्जाम्पल लेंगे, तो एग्जाम्पल में हम R के जगह पर यहाँ पहले H डालते हैं। हालांकि R यहाँ एल्काइल ग्रुप है, तो एल्काइल ग्रुप के जगह पर हम H भी रख सकते हैं, और मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल ये सब रख सकते हैं। तो चूंकि हमको यहाँ कार्बनिक यौगिक बनाना है और इस फंक्शनल ग्रुप में एक कार्बन पहले से मौजूद है, इसलिए हाइड्रोजन रखने से भी एक कंपाउंड बन जाता है, इसलिए यहाँ पर पहले H रखेंगे। जब यहाँ पर H रख दिए तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। जहाँ कहीं भी अगर H रखेंगे तो उस कंपाउंड का नाम FOR, यानी कि पहला 3 लेटर जो उसका होगा FOR होगा। जैसे हो गया फॉर्मल्डिहाइड। फिर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में लेंगे तो फॉर्मिक एसिड हो जाएगा, अगर एमाइड में लेंगे तो फॉर्मामाइड हो जाएगा। तो इस तरह से इसका तरीका है, अगर H रखते हैं तो उसका जो पहला 3 लेटर होगा FOR से शुरू होगा। तो चूंकि एल्डिहाइड है इसलिए इसका नाम हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा आपको फॉर्मल्डिहाइड। इसका IUPAC नाम एल्केनल है, तो IUPAC नेम लिखते वक्त यहाँ कार्बन की संख्या को हम देखते हैं कि इसमें कितना कार्बन की संख्या मौजूद है। तो इसमें केवल एक ही कार्बन है, तो इस एक कार्बन को हम मीथेन के नाम से जानते हैं। तो ये एल्केनल है, तो यहाँ पर हो जाएगा मिथेनल। इसका IUPAC नेम हो जाएगा आपको मिथेनल, और ये इसका संरचना सूत्र हो जाएगा। तो यहाँ एक कंपाउंड यहाँ कंप्लीट हो गया। इसी तरह से अलग अलग कंपाउंड का नामकरण हम करेंगे। पुनः एक बार इसको जान ले, ये इसका फंक्शनल ग्रुप हुआ एल्डिहाइड का, ये एल्काइल ग्रुप इस बॉन्ड से जुड़ेगा। एल्काइल ग्रुप के जगह पर हम हाइड्रोजन डालेंगे, या फिर मिथाइल, इथाइल, कोई भी एल्काइल ग्रुप वहाँ पर हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जब H रखे हैं तो उस कंपाउंड का नाम हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। जब CH रखेंगे तो वो ACE से चालू होगा तो एस्टल्डिहाइड हो जाएगा। फिर प्रोपियोनल्डिहाइड, ब्यूटेनल्डिहाइड, पेंटेनल्डिहाइड इस आधार पर होगा। अब यहाँ IUPAC नेम एक सिस्टम में है, यहाँ कहता है एल्केनल। तो एक कार्बन है तो मिथेनल हो गया, 2 रहेगा तो इथेनल, 3 रहेगा प्रोपेनल, 4 को ब्यूटेन कहते हैं तो ब्यूटेनल हो जाएगा, 5 को पेंटेन कहते हैं तो पेंटेनल हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ हम उसका नामकरण कर सकते हैं। और वो जो लास्ट वाला जो कॉलम है वो स्ट्रक्चर है, यानी कि वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। तो यहाँ फिर हम अलग लेते हैं। यहाँ अगर हम CH3 लेते हैं तो ये हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। यहाँ 2 कार्बन है तो ये हो जाएगा आपको इथेनल, और यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा इस तरह से। ये फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर है, और जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा वो बाएं साइड में बढ़ते चला जाएगा। तो ये दूसरा कंपाउंड तैयार हो गया। ये CH3 ये दूसरा मेंबर है, तो यहाँ CH3 जब रखेंगे तो ACE से चालू होगा, तो हो गया एसिटल्डिहाइड। और IUPAC नेम में यहाँ लिखेंगे 2 कार्बन है इसमें, तो वहाँ 2 को इथेन कहते हैं इसलिए हो जाएगा इथेनल। फिर यहाँ C2H5CHO, यहाँ 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा प्रोपियोनल्डिहाइड। ये हो जाएगा प्रोपियोनल्डिहाइड, और यहाँ पर हो जाएगा आपको प्रोपेनल। फिर यहाँ 2 कार्बन है तो यहाँ 2 दे देंगे, यहाँ CHO जो फंक्शनल ग्रुप है वो यहाँ पर डाल देंगे। तो इस तरह से ये तीसरा कंपाउंड तैयार हो गया। फिर यहाँ आगे कार्बन संख्या रखेंगे 4 तो हो जाएगा ब्यूटेनल्डिहाइड, यहाँ ब्यूटेनल। 5 रखेंगे तो पेंटेनल्डिहाइड, पेंटेनल। 6 रखेंगे तो हो जाएगा हेक्सेनल्डिहाइड, हेक्सेनल। तो इसमें 1-2 और ले लेते हैं, ये C3H7CHO। ये टोटल कार्बन इसमें 4 हो गया, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनल्डिहाइड।
अब यहाँ पर हो जाएगा आपको ब्यूटेनल। इस तरह से फिर स्ट्रक्चर हम खींच लेंगे। फिर अगर हम यहाँ कार्बन की संख्या 5 टोटल देते हैं फंक्शनल ग्रुप को मिलाकर, तो हो जाएगा पेंटेनल डिहाइड पेंटेनल, 6 रहेगा हेक्सेनल डिहाइड हेक्सेनल, फिर 7 रहेगा हेप्टेनल डिहाइड हेप्टेनल, उसी तरह से उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो यहाँ ये कॉलम बनाने का मतलब ये हो जाता है कि एक ही बार में यहाँ सारा चीज़ क्लियर हो जाता है। इसी तरीके को, इसी चीज़ को लोग अलग अलग ढंगों से बताते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हर एक चीज़ यहाँ क्लियर हो जाता है बहुत ही कम समय में, इसलिए हम लोग इस चीज़ का सहारा लेते हैं एक टेबल का। तो ये इसका नामकरण हुआ। तो ये सब सिंपल कंपाउंड की श्रेणी में आता है। फिर अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रहेगा तो उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के IUPAC नामकरण में क्या करते हैं कि सर्वप्रथम यहाँ कार्बन परमाणु की संख्या गिनते हैं। कार्बन परमाणु की जो कुल संख्या होगा वो पेरेंट हाइड्रोकार्बन का सूचक होगा, और फिर उसके आधार पर हम कॉन्स्टिट्यूएंट का नाम दे करके उसका नामकरण करते हैं। तो ये सिंपल कंपाउंड हो गया। फिर यहाँ अगर हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेते हैं। यहाँ कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के यहाँ लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप यहाँ इस साइड से लगा हुआ है, तो ये नियम कहता है IUPAC का कि कार्बन परमाणु की गिनती उस ओर से होगा जिधर से कोई फंक्शनल ग्रुप रहता है उधर से। अगर केवल कॉन्स्टिट्यूएंट है तो केवल कॉन्स्टिट्यूएंट जिधर से है उधर से फिर रखते हैं। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप इस साइड से है, चूँकि इस फंक्शनल ग्रुप में भी एक कार्बन यहाँ मौजूद है, इसलिए इसकी गिनती यहाँ से होगा। टोटल यहाँ कार्बन की संख्या 6 है, तो इसका जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन होगा वो हेक्सेन हो जाएगा। तो यहाँ 3 पर यहाँ मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम लिखेंगे 3 मिथाइल, और ये हो जाएगा हेक्सेनल। इसका ये नाम हो गया 3 मिथाइल हेक्सेनल। तो 3 पर यहाँ मिथाइल ग्रुप है इसलिए 3 मिथाइल हो गया है, और टोटल कार्बन ये 6 है, तो इसका जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन होगा वो हेक्सेन होगा। और चूँकि एल्डिहाइड ग्रुप का जो IUPAC नेम होता है एल्केनल होता है, तो इसलिए 6 है, तो यहाँ पर हो जाएगा हेक्सेनल। तो 3 मिथाइल हेक्सेनल इसका नाम हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर ये कंपाउंड है तो फिर यहाँ कार्बन परमाणु की गिनती हम यहाँ फंक्शनल ग्रुप की ओर से करेंगे। तो हम ऐसे भी चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 है। अगर ऐसे भी चलते हैं तो यहाँ भी आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो जो सबसे अधिक जो होगा उसमें रिंग में कार्बन की जो संख्या जो चेन में होगा वो लेंगे। तो ऐसे अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर कार्बन संख्या 6 आ रहा है, अगर ऐसे लेते हैं तो 7 आ रहा है। तो सबसे लंबा चेन ये हो गया इसका, तो इसका हम सिलेक्शन करेंगे। और कार्बन चेन के सिलेक्शन करने के बाद उसमें कुल कार्बन परमाणु की संख्या देखेंगे, तो कुल कार्बन परमाणु की संख्या इसमें 8 आ रहा है। तो इसका जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन हो जाएगा वो ऑक्टेन हो जाएगा। फिर यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ है, तो इसका जब नामकरण करेंगे 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 पर ये इथाइल ग्रुप है। चूँकि CH2 और CH3 मिलकर ये C2H5 हो जाता है, तो C2H5 को इथाइल ग्रुप कहा जाता है, और यहाँ CH3 को मिथाइल ग्रुप कहा जाता है। तो यहाँ 5 पर इथाइल है और 4 पर मिथाइल है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पहले इथाइल होगा। तो यहाँ लिखेंगे 5 इथाइल, फिर हो जाएगा आपको 4 मिथाइल, और 8 है तो यहाँ पर हो जाएगा ऑक्टेनल। ये इसका नाम हो गया। तो इस तरह से जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसका नामकरण हम कर देते हैं। अगर डबल बॉन्ड भी है तो इसी प्रकार से करेंगे, अगर 2 या 2 से अधिक कॉन्स्टिट्यूएंट है तो फिर भी इसी प्रकार करते हैं। तो ये इसका एक तरीका हुआ। इससे पहले हम लोग सिंपल कंपाउंड का नामकरण पढ़े हैं, जस्ट ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का है। हालांकि ये सभी के सभी टॉपिक
जो 11th का जो केमिस्ट्री का जो चैप्टर है उस सभी में बताया गया है कि कर करके आप पिछले वीडियो निकाल करके देख सकते हैं। जो ही आप क्लिक कीजिएगा नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन या किसी फंक्शनल ग्रुप का, वो आ जाएगा। तो विशेष के लिए उसमें आप पीछे आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक टॉपिक आ जाता है नोमेनक्लेचर का, इसलिए फिर यहाँ दोबारा बताना जरूरी पड़ जाता है। तो ये एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड ये चैप्टर है, उसका जो पहला एल्डिहाइड है उसका ये नामकरण हुआ। फिर इस नामकरण के बाद इसके प्रिपरेशन पर चलते हैं कि एल्डिहाइड को बनाया कैसे जाता है। एल्डिहाइड बनाने की सामान्य विधियाँ कौन कौन से हैं, तो इसको हम टॉपिक के तौर पर कह सकते हैं मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स या जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, यानी एल्डिहाइड्स बनाने की विधि, एल्डिहाइड किन किन विधियों द्वारा बनाया जाता है। तो पहला है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, यानी प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से। तो जब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो प्राइमरी अल्कोहल हो गया आपको RCH2OH, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे KMnO4H2SO4 के द्वारा, या इसके जगह पर हम K2Cr2O7 ले सकते हैं और H2SO4 ले सकते हैं। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट हुआ और ये पोटेशियम डाइक्रोमेट हुआ। ये दोनों कंपाउंड प्रमुख ऑक्सीकारक है, इसके बाद किसी का नंबर आता है। तो जब ऑक्सीकरण करते हैं तो इसी को लेंगे या फिर इसको लेंगे। तो यहाँ प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल कैसे है कि यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो प्राइमरी कार्बन है, यानी कि वो कार्बन है जिससे 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो जिस कार्बन से 2 हाइड्रोजन या 3 हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा वो प्राइमरी कार्बन कहलाएगा, जिससे 1 हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा वो सेकेंडरी होगा, और जो एक भी हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा रहेगा वो टर्शियरी कार्बन एटम होगा। तो अगर उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी अल्कोहल होगा, अगर सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी अल्कोहल होगा, अगर वो टर्शियरी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो टर्शियरी अल्कोहल होगा। तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसका जब ऑक्सीकरण करेंगे तो एल्डिहाइड बनता है और यहाँ आपको वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो ये 2 हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन वाटर चला गया और ये RCHO यानी कि एल्डिहाइड हो गया। तो ये आपको अल्कोहल हुआ, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल, और ये आपको कंपाउंड एल्डिहाइड हुआ। अब यहाँ एग्जाम्पल लेंगे, R के जब एल्काइल ग्रुप डालेंगे यहाँ पर CH3CH2OH, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपको एसिटल्डिहाइड बनेगा और यहाँ वाटर बनेगा। यहाँ इथाइल अल्कोहल डालेंगे तो एसिटल्डिहाइड बनेगा, प्रोपाइल अल्कोहल डालेंगे तो प्रोपियोनल्डिहाइड बनेगा, ब्यूटाइल अल्कोहल डालेंगे तो ब्यूटेनल्डिहाइड बनेगा। इस तरह से ये संपूर्ण एल्डिहाइड बनाने का ये पहला विधि हुआ, जिसको कहते हैं फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। इसको लिख सकते हैं कि जब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा किया जाता है तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो एल्डिहाइड बनाने की पहला विधि है। फिर दूसरा विधि एल्डिहाइड बनाने का, इसमें सेकेंड मेथड में हम लिख सकते हैं फ्रॉम डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, यानी प्राइमरी अल्कोहल के डिहाइड्रोजिनेशन से भी एल्डिहाइड बनता है। फ्रॉम डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ
प्राइमरी अल्कोहल यानी प्राइमरी अल्कोहल के डिहाइड्रोजिनेशन से, यहाँ डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का निष्कासन। तो जब प्राइमरी अल्कोहल को गर्म तांबे की नली पर प्रवाहित किया जाता है तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये प्राइमरी अल्कोहल हुआ आपको RCH2H, ये कॉपर है, इसको 300 डिग्री पर रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर बन गया RCHO एल्डिहाइड प्लस यहाँ हाइड्रोजन निकलना ही डिहाइड्रोजनेशन कहलाता है। तो ये दूसरी विधि है एल्डिहाइड बनाने का कि जब प्राइमरी अल्कोहल को हम लाल तब तांबे की नली पर 300 डिग्री C पर प्रवाहित करते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो यहाँ R के जगह पर हम H रखते हैं तो ये हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल, तो ये बन जाएगा आपको फॉर्मल्डिहाइड और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। तो जब यहाँ पर हम इथाइल अल्कोहल डालेंगे तो वो बन जाएगा एसिटल्डिहाइड, वही रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3CHO प्लस H2। अगर हम यहाँ प्रोपाइल अल्कोहल डालेंगे CH3CH2CH2H, इसको हम डायरेक्ट यहाँ C3H7 में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा आपको CH3CH2CHO और प्लस H2। तो ये अल्कोहल है तो यहाँ एल्डिहाइड बना है, ये मिथाइल अल्कोहल है तो ये फॉर्मल्डिहाइड बना, ये इथाइल अल्कोहल है तो एसिटल्डिहाइड बना, ये प्रोपाइल अल्कोहल है तो ये प्रोपियोनल्डिहाइड बना। इस तरह से जैसे हम एल्काइल ग्रुप को रखेंगे वो बनता चला जाएगा। तो ये एल्डिहाइड बनाने की ये दूसरी विधि है। तो पहला विधि क्या कहता था, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से, और दूसरा विधि है प्राइमरी अल्कोहल के डिहाइड्रोजिनेशन से। यहाँ डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का निष्कासन, इसमें हाइड्रोजन निकलता है। ये रिएक्शन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं अल्कोहल में, चूँकि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में विभेद को दर्शाने के लिए इस तरीका का इस्तेमाल हम लोग किए थे, और फिर यहाँ ये आ रहा है, रिपीट हो रहा है। फिर इसका तीसरा विधि है क्या बनाने का, एल्डिहाइड बनाने का। वो कहता है कि एल्कीन से भी यानी कि हाइड्रोकार्बन से भी एल्डिहाइड बनाया जा सकता है। तीसरा में है फ्रोमेल्केन यानी एल्कीन से, यानी एल्कीन को जब ओजोन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो एल्कीन ओजोनाइड प्राप्त होता है, और उसका जब हाइड्रोलाइसिस जिंक डस्ट के साथ किया जाता है तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं फ्रोमेल्कीन या फ्रोम ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ एल्कीन हो गया डबल बॉन्ड वाला, इसमें दोनों तरफ से R लगा हुआ है, इधर भी हम बढ़ा सकते हैं इधर भी हम बढ़ा सकते हैं, और एल्कीन है तो डबल बॉन्ड होगा कहीं एक जगह। तो यहाँ एल्कीन है, इसकी अभिक्रिया हम ओजोन से करते हैं, O3 से करते हैं। तो यहाँ RCHO CHR', ये एल्कीन ओजोनाइड हुआ। ये जो ओजोन है इसमें जुट जाता है, चूँकि कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है इसलिए यहाँ इससे 2 ऑक्सीजन जुटेगा, फिर यहाँ तो ये 4 बॉन्ड इसका पूरा हो जा रहा है, एक हाइड्रोजन है। तो ये जो कंपाउंड है वो एल्कीन कहलाता है, और ये हुआ एल्कीन ओजोनाइड हो गया। अब यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, या फिर एल्कीन ओजोनाइड को यहाँ RCHR', एल्कीन ओजोनाइड को हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं HOH वाटर हुआ, किसकी उपस्थिति में, जेडन डस्ट की उपस्थिति में। तो यहाँ RCHO प्लस R'CHO और प्लस यहाँ ZNO प्राप्त हो जाता है। RCHO और ZNO चला जाता है, तो ये भी एल्डिहाइड बना और ये भी एल्डिहाइड बना। तो यहाँ पर हम CH3 डालते हैं इस R के जगह पर, तो यहाँ एस्टल्डिहाइड हो जाएगा। इसके जगह पर हम CH3 डालते हैं तो ये एस्टल्डिहाइड बन जाएगा। हम अलग अलग भी ले सकते हैं, अगर यहाँ पर इथाइल ग्रुप डालते हैं तो यहाँ पर प्रोपियोनल्डिहाइड हो जाएगा,
यहाँ पर अगर हम इथाइल ग्रुप डालते हैं तो ये भी प्रोपियोनल्डिहाइड हो जाएगा। तो जितना कार्बन हम इसमें डालेंगे कोई जरूरी नहीं कि उतना ही हम इसमें डालना है, अलग अलग हम डाल सकते हैं। तो ये वाला टर्म यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला टर्म, यही संपूर्ण रिएक्शन है। तो ये एल्कीन से है, जिसको हम कह सकते हैं फ्रॉम ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, यानी एल्कीन के ओजोनीकरण से। तो एल्कीन की अभिक्रिया जब ओजोन के साथ करते हैं तो यहाँ एल्कीन ओजोनाइड प्राप्त होता है, और फिर एल्कीन ओजोनाइड को हाइड्रोलाइसिस जेडेन डस्ट की उपस्थिति में करते हैं तो यहाँ हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब जैसे जैसे यहाँ हम ग्रुप चेंज करेंगे वैसे वैसे वहाँ कंपाउंड बनता चला जाएगा। तो ये एक मेन जनरल रिएक्शन हुआ। अगर यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेना चाहें, जब एग्जाम्पल लेना चाहे तो इसी में आर के जगह पर हम यहाँ रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, CH3। अगर इस आर के जगह पर हम यहाँ रख रहे हैं C2H5, तो फिर यहाँ पर इस आर के जगह पर क्या हो जाएगा, चूँकि हम यहाँ रखे हैं CH3 तो ये CH3 हो जाएगा। फिर यहाँ C2H5 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको C2H5 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर वही ग्रुप चेंज करेगा, यहाँ पर CH3 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको C2H5 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर जो ग्रुप हो जाएगा ये CH3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपको C2H5। इस तरह से बन गया। तो उससे पहले हम एल्कीन लिखे थे, तो एल्कीन का ये मेंबर है, तो इसका फिर हम नामकरण अब नए सिरे से करेंगे। एल्कीन ही है लेकिन कार्बन की संख्या बढ़ने से उसका नाम बदल जाएगा। तो यहाँ 1 2 3 2 5 कार्बन है तो पेंटीन हो गया। तो यहाँ नामकरण इधर से करेंगे तो सेकेंड पर यहाँ डबल बॉन्ड है, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा पेंट2N या पेंटीन 2 हो गया। तो ये हो जाएगा पेंटीन ओजोनाइड। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा पेंटीन ओजोनाइड, यही पेंटीन ओजोनाइड है। तो ये हो जाएगा आपको एसिटल्डिहाइड, और ये 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा प्रोपियोनल्डिहाइड। तो इस तरह से यहाँ एल्डिहाइड का निर्माण होता है। ये 3 विधि है। एल्डिहाइड बनाने की कुछ और भी विधियाँ हैं जिसको हम लोग फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा छोटा छोटा वीडियो होता है जिसको लोड करने में थोड़ा सुविधा होता है। इसके चलते फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।